चैप्टर नंबर 18 का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था चैप्टर नंबर 18 में, वो लेक्चर नंबर 1 था। आज जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 18 का, वो लेक्चर नंबर 2 है। और हमारे पास दो टॉपिक्स इस चैप्टर में रहते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास एक्सरे से रिलेटेड है और सेकंड टॉपिक हमारे पास लेज़र से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत थ्योरी वाला टॉपिक मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो आज अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप देखो, आपके पास ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको अप्रेटिस नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास मौजूद है ग्लास ट्यूब नज़र आ रही है। एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यानी वैक्यूम हुआ हुआ है। एक तरफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कौन, कैथोड सॉरी, हाँ, कैथोड नज़र आ रहा है। नहीं, मिस्टेक हो गई मुझसे। ओके, ये जो चीज़ है वो इलेक्ट्रोड है। इनफैक्ट ये जो, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हो तो उसको आपने बोला ये एनोड आपको नज़र आ रहा है। एक तरफ ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास है फिलेमेंट। फिलेमेंट क्या होता है? फिलेमेंट को अगर आप हीट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अब देखो आप, अच्छा, हीट करने का तरीकेकार ये भी हो सकता है, आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो या एक्सटर्नली आप हीट करो। फिलेमेंट को जब आपने हीट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये मेटल से जाके टकराए और आप देखो इसने रेडिएशंस को प्रोड्यूस किया। दोबारा से इस एनिमेशन को देखने ज़रा, हुआ क्या? आपने फिलामेंट को हीट किया, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आए, इस मेटल से टकराए और टकराने के बाद आपको क्या प्रोड्यूस करा? कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस करी। ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस करी हैं, इन रेडिएशंस को आप बोलते हो एक्सरे। यानी एक्सरे प्रोड्यूस करने का तरीका क्या हुआ? एक्सरे प्रोड्यूस करने का तरीक़ेकार ये है कि भाई, अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करें, इम्पिंच करें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे जाके स्ट्राइक करें, तो उसके नतीजे में जो रेज मिलती हैं, उन रेज को बोलते हो एक्स रेज। अब आप ज़रा इसके बारे में देखते हैं। एक्सरे की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपसे शेयर करूं, सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन आपसे शेयर करूं तो आप डेफिनेशन ज़रा देखिएगा। डेफिनेशन है क्या? डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इम्पिंच ऑन मेटल। अच्छा, मेटल में नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है, प्लेटिनियम सरफेस एंड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इमिटेड कॉल्ड एक्स रेज। और इसका जो दूसरा नाम लिया जाता है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, इसको आप रॉन्गटन रेज भी कहते हो, क्योंकि इसके ऊपर जिस साइंटिस्ट ने वर्क किया उनका नाम रॉन्गटन था। अच्छा, अब ये जिस चीज़ पे डिपेंड करती है, ज़रा वो चीज़ देखिएगा। देखो, आपके पास ये जो एनोड था ना, आपने इस एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। आपने इसको कनेक्ट कैसे किया हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल से। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कैसा? नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो ये एनोड है, तो एनोड पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। भाई ऐसे ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रोड पे चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव एनोड होगा, मतलब जितना ज़्यादा एनोड पे चार्ज ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा आप इससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे, उतनी ही तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे। जैसे आपने यहाँ पे जो आप एनोड देख रहे हो, इस एनोड को आपने जो जिस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी होती है। आप देखो, मैंने इसको बना के भी दिखाया हुआ है। ये जो बैटरी है, ये हाई वोल्टेज, यानी हद से ज़्यादा, आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। वोल्टेज की वैल्यू भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। हाई वोल्टेज आप बैटरी या जो भी आप सोर्स से कनेक्ट करते हो, ताकि ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आके उस पर स्ट्राइक करे। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन आप कम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आए, टकराए और आपको एक्सरे प्रोड्यूस कर दी, ये ऐसा नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप चाह रहे हो एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़े, तो आपको वो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी है, और स्पीड बढ़ाने के लिए आप हाई वोल्टेज यूज़ करते हो। एक्सरे के मुतालिक स्पेक्ट्रम मुझे आपको पढ़ाने, ज़रा स्पेक्ट्रम के बारे में बात कीजिएगा। देखो, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को ज़रा दोबारा से देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ क्या, दोबारा देखिएगा ज़रा। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन रास्ते से जा रहा है, रास्ते से जा रहा है, रास्ते से जा रहा है, ज़रा देखिएगा क्या बात आपने ऑब्जर्व करी। आप बोलेंगे सर ऑब्जर्व हमने ये किया कि ये इलेक्ट्रॉन मज़े से जा रहा था, जैसे ही न्यूक्लियस के पास पहुंचा, जैसे ही न्यूक्लियस के पास पहुंचा स्लो हो गया। यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो क्या हो गया? स्लो हो गया। यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, पहले तेज़ी से मूव कर रहा था, बाद में आहिस्ता मूव कर रहा है। यानी पहले एनर्जी ज़्यादा थी, जब पॉजिटिव के पास पहुंचा तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। यानी पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई। अब देखो एनर्जी में डिफरेंस आ गया। ऐसी है ना भाई, पहले एनर्जी ज़्यादा है, वो तेज़ी से मूव कर रहा है, बाद में एनर्जी कम है क्योंकि वो आहिस्ता मूव कर रहा है, एनर्जी में डिफरेंस आया। ये जो डिफरेंस में एनर्जी आता है वो रेडिएशन की फॉर्म में इमिट कर देता है।
रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। इस तरह के स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलते हो? इस तरह के स्पेक्ट्रम को आप बोलते हो ब्रैम्स स्ट्रॉलिंग स्पेक्ट्रम। एक्सरे के स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं, ये टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने जो स्पेक्ट्रम की टाइप आपको बताई, क्या कहला रही है? ब्रैम्स स्ट्रॉलिंग स्पेक्ट्रम। ये जो सारी बात मैंने आपको बताई ना, ज़रा इसको पढ़िएगा, बड़ी आसान आसान से अल्फाज में मैंने लिखी हुई है। वैन एन इलेक्ट्रॉन पासिस क्लोज टू द एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी आपका इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटॉमिक न्यूक्लियाई के करीब से पास होता है, दे आर डिफ्लेक्टेड, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन एंड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इन रेडिएशन को आप बोलते हो क्या? एक्सरे। यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को उसने कम किया और कम करने के बाद जो एनर्जी डिफरेंस था उसने उसकी रेडिएशन को इमिट कर दिया। इसकी जो इक्वेशन को लिखते हो, इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हो, एटम के साथ इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आया, एटम अपनी जगह पे वही रहा, बट जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, यानी एनर्जी उसकी कम हो गई, और जो एनर्जी साथ साथ डिफरेंस आ गया वो उसने एनर्जी की फॉर्म में इमिट कर दिया, और ये उसकी एनर्जी यानी रेडिएशन को शो कर रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एच बी, तो ये एनर्जी को शो कर रहा है। ये इसकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन मैंने आपको बता दी, स्पेक्ट्रम का नाम बता दिया। स्पेक्ट्रम का नाम मैंने आपको क्या बताया? ब्रैम्स स्ट्रॉलिंग स्पेक्ट्रम। नाम ना याद रहे तो इसको एक पेपर के ऊपर लिख के किसी पेन के ढक्कन में डाल दीजिएगा, तो आप लोगों को फिर याद रहेगा स्पेक्ट्रम का नाम। अच्छा, अब सेकेंड स्पेक्ट्रम में देखिएगा ज़रा है क्या। आप देखो, ये आपको एटम नज़र आ रहा है। देखो सेंटर में जो चीज़ मौजूद होती है, सेंटर में क्या होता है? आप बोलेंगे सर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके अराउंड जो चीज़ आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये ज़रा गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने निशाना देके इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया, यानी जो पीछे का इलेक्ट्रॉन मौजूद था जो फास्ट मूविंग मूव करता हुआ आ रहा था, इसको निशाना लेके इस वाले इलेक्ट्रॉन पे मैंने स्ट्राइक कराया। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन गया, इस पर टकराया और दोनों साथ चलते बने भाई, दोनों साथ निकल के चले गए। दोबारा से देखो ज़रा हुआ क्या भाई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, आपने मुझे याद है ना डायग्राम में क्या हुआ था कि एक तरफ मेटल था, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल की तरफ स्ट्राइक करके आए थे, इस एटम मेटल मटेरियल के ऊपर, यानी इस मेटल के ऊपर आके स्ट्राइक हुआ। तो यही हुआ कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, उसने नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को उस एटम से निकाल दिया, आयनाइज कर दिया। अब देखो जहाँ वो इलेक्ट्रॉन मौजूद था इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई भाई। इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकाल के लेके चला गया, तो ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन क्या बता रही है? डॉटेड लाइन ये बता रही है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऊपर वाले भाई ने बोला, भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एनर्जी दूँ, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा, मतलब आपकी जो भी ज़रूरत है मैं आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को पूरा करूँगा। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जम करके नीचे आया। आप बोलेंगे सर इससे क्या हुआ? तो भाई देखो तो सही, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, कल पढ़ाया था ना आपको मैंने स्टेटमेंट की सूरत में, आपका इलेक्ट्रॉन जब भी हायर ऑर्बिट से कहाँ पे आता है? लोअर ऑर्बिट में, तो वो हमेशा क्या करता है? हमेशा वो आपको एनर्जी इमिट करता है, यानी हायर ऑर्बिट से जब भी लोअर ऑर्बिट में आएगा तो हमेशा एनर्जी इमिट करता है। और ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है ये एनर्जी कहलाती है आपके पास कौन सी रेस? एक्स रेस कहलाती हैं। इस स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलते हो? इस स्पेक्ट्रम का नाम मैं आपको बताऊं, इस स्पेक्ट्रम को आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। पहला वाला मैंने आपको बताया ब्रैम्स स्ट्रॉलिंग स्पेक्ट्रम, सेकंड वाला मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन जरा पढ़ लीजिए जल्दी से, वही सारी बात जो मैंने आपको समझाई ये आपको अल्फाज की सूरत में लिखी हुई नजर आ रही है। ओके, अब ये अल्फाज की सूरत में आपको बता रहा है, व्हेन एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन नॉक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट, यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके चला जाए, नॉक करते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन, देर अकर वैकेंसी इन डेट ऑर्बिट, उस जगह पे आपके पास वैकेंसी आ जाए, तो वैकेंसी को पूरा करने के लिए दिस वैकेंट स्पेस इन द ऑर्बिट इज फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अपर ऑर्बिट एंड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वही सारी बात जो मैंने आपको समझाई यहाँ डायग्राम की सूरत में नजर आ रही है और अल्फाज की सूरत में नजर आ रही है। दो तरह के स्पेक्ट्रम आपके पास हो गए, एक्सरे की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब कुछ एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी तो यूजेस में आपको दिखा रहा हूँ बेटा, इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है। ये प्रॉपर्टी तो यूजेस आप खुद भी पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग के पास स्लाइड्स मौजूद होती हैं सारी, आप सारी स्लाइड्स आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप खुद पढ़ लेना। इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई बात अगर समझ में ना आ रही हो तो मुझसे बोल लो सर ये बता दें, वैसे कोई बात इसमें कोई खास होगी नहीं समझाने वाली। प्रॉपर्टीज़ है भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 16 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक है कि भाई वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी ट्रैवल के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, उन रेस को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी हमें होती है हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। इट इज़ हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। अब एक्सरे वर्क कैसे करता है?
एक्सरे में चलो वर्क करना आपको बताऊँ, एक्सरे वर्क कैसे करता है, हाईली पेनिट्रेटिंग है तो पता कैसे चलेगा। आपने अक्सर एक्सरे करवाया ना, एक्सरे में क्या होता है, सपोज़ करो आपका ये हाथ है, आपने अपना हाथ इसमें रखा, ओके ये आपने हाथ रखा एक्सरे के लिए। अब एक्सरे में होता क्या है कि जब एक्सरे में क्या करते हैं कि आप शीट रखते हैं, शीट के ऊपर अपनी जो भी बॉडी का पार्ट होता है उसको रखते हैं और उसके ऊपर रेडिएशन को पास कराते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ रेडिएशन आके टकराती है, अब एक्सरे पूरे इस शीट के ऊपर आपने एक्सरे को इम्पोज कराया, अब एक्सरे इस पर आके टकराए तो जहाँ जहाँ वो एक्सरे टकराएगी ना उस शीट को ब्लैक कर देती है, जला देती है। यानी आपने देखा ना एक्सरे आपका हमेशा ब्लैक हुआ होता है, यानी उस शीट को वो पूरा का पूरा ब्लैक कर देगी। यानी जहाँ जहाँ आपकी शीट है वहाँ वहाँ से उसने पास हो गई और उसने उस पूरे हिस्से को ब्लैक कर दिया। सही है। अब आप देखो आपके जो हाथ में बोन्स होती हैं वो एक्सरे बोन्स में से पास नहीं हो पाती। बोन्स वाली जगह आपने देखा ना, बोन्स वाली जगह जो होती है वो आपको वाइट नज़र आ रही होती है, यानी बोन्स वाली आप जगह देखोगे ना, बोन्स वाली जगह आपको वाइट नज़र आएगी, यानी वहाँ से एक्सरे जो है ना पास नहीं हो सकी, तो वाली जगह आपको वाइट नज़र आ रही होती है ताकि बोन का पैटर्न नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा भी जो हाथ में जगह होती है वो आपको उसके अंदर एक्सरे के अंदर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ से एक्सरे पास हो सकती है उस जगह को वो बर्न कर देती हैं। और जो बोन्स वाली जगह होती है, अगर बोन में क्रैक होगा, हड्डी टूटी भी होगी, तो अब वहाँ से रेडिएशन पास हो जाएगी। सपोज करो ये आपकी बोन थी, अब बोन में हल्का सा क्रैक हुआ है, ये हल्का सा क्रैक है, अब क्या होगा उस जगह से रेडिएशन पास हो जाएगी, उस रेडिएशन पास हो जाएगी तो उसको क्या कर देगी, ब्लैक कर देगी, और आपको नज़र आ जाएगा ब्लैक पॉइंट पे कि वहाँ पे आपका फ्रैक्चर हुआ है। तो एक्सरे से इस तरीके से करवाया जाता है। यानी एक्सरे के बारे में अगर बात की जाए तो इट इज़ हाईली पेनिट्रेटिंग। और एक्सरे से भी जो ज़्यादा ख़तरनाक रेज हैं, एक्सरे से जो ज़्यादा ख़तरनाक रेज हैं वो होती हैं आपके पास गामा रेस। गामा रेस मैं आपको चैप्टर नंबर 19 में पढ़ाऊँगा। इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ भी सबसे कम होती है, फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो एक्सरे के गामा रेस के बारे में मैं आपसे बात करूँगा चैप्टर नंबर 19 में, जो अगला चैप्टर है हमारा। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ की और मजीद बात करते हैं, जल्दी से प्रॉपर्टीज लेते हैं। इट इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, इट कैन नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि न्यूट्रल होती हैं एक्सरेज, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट नहीं होती। ओके, पॉइंट नंबर 6 आपके पास है, रेंज ऑफ एक्सरे इज़ 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। रेंज ऑफ एक्सरे लिखी है 1 एंगस्ट्रॉम से 10 यानी 10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज होती है। अच्छा, कुछ बुक्स में 0.1 से भी लिखा हुआ है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी, हमारी बुक में 1 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ तो मैंने 1 ही लिख दिया। ये रेंज वैसे आमतौर पर पूछते नहीं है, लेकिन ये रेंज आपको बता दी गई है। इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद अगर आपसे मज़ीद अब बात करें, प्रॉपर्टीज़ देखिए, अब यूजेस ऑफ एक्सरे की बात है, कुछ एक्सरे के यूजेस लिखे हुए हैं, इन यूजेस को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट यूज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सेकंड यूजेस, डिफरेंट यूजेस मौजूद हैं। यूजेस देख लीजिएगा आप लोग, ये सारे यूजेस लिखे हुए हैं, किसी तरीके से इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। ये हो गया फिफ्थ। ओके ओके, एक्सरे के मुतालिक एक सवाल आपको नज़र आ रहा है, इस सवाल को ज़रा देखिएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने जवाब दिए भाई, तमाम लोग जवाब दिया करें ना, 7 8 9 10 लोग जवाब दे देते हैं, बाकी लोग बस खामोशी से बैठे होते हैं, बस जो चल रहा है चलने दो सर, बस रहने दीजिए, क्या आप शर्मिंदा कर रहे हैं।
ओके, एमसीक्यू आप लोग के तमाम लोग के सामने एमसीक्यू में क्या बोला गया? एमसीक्यू में आपसे बोला गया एक्सरेज आर डैश, मतलब एक्सरे के बारे में पूछा गया। तो आप देखो, एक्सरे जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। एक्सरे के एक्सरे जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। एक्सरे तो आपके पास रेडिएशंस हैं। अब बोला क्या किया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बोला गया भाई प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तो अल्फा, बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो अब जो मुझे करेक्ट जवाब नज़र आ रहा है, वो करेक्ट जवाब नज़र आ रहा है मुझे क्या? हाई एनर्जी फोटोन। क्योंकि एक्सरे आपके पास बताया ना, एक्सरे रेडिएशंस हैं, फोटोन यानी फोटोन की सूरत में मूव करती हैं, एनर्जी पैकेट जिसको आप बोलते हो। तो सिंपल जो यहाँ पे जवाब नज़र आ रहा था वो हाई एनर्जी फोटोन था। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और सवाल आपसे शेयर करते हैं। एक और सवाल आपके सामने। इन रॉन्गटन ट्यूब द इंटेंसिटी ऑफ एक्स डिपेंड्स अपॉन डैश। आपकी नज़र में इसका जवाब क्या हो सकता है? जी, आप लोग के तुक्के आ रहे हैं। कुछ लोग तो तुक्का सही लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने तुक्का गलत लगाया है। सोच समझ के जवाब दीजिए ज़रा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मज़े की बात ये मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, सवाल देखते हैं। सवाल का जवाब क्या हो सकता है? तो सवाल में आपसे बोला गया भाई, इन रॉन्गटन ट्यूब इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे डिपेंड्स अपॉन डैश। तो मैंने बताया था ना भाई, ये जो आपके पास एनोड था, जिसके ऊपर जाके आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। सही, ये इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा तेज़ी से इस पे जाके टकराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा तेज़ी से जाके इस एनोड पे टकराएंगे, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको मिलेगी। एक्सरे की बात मैंने आपको बताई। और ये एनोड क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, आपने इसको कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस से। तो जितना ज़्यादा आप इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगी, याद है ना एक्स वोल्टेज जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे हाई पोटेंशियल, तो जितना ज़्यादा आप इस पर हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, यानी जितना ज़्यादा ये हाई वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा ये तेज़ी से मूव करेगा। और जितना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, तेज़ी से मूव करने को बोलते हैं ना आपको, तेज़ी मतलब तेज़ी से मूव करने को यहाँ पे जो चीज़ बोली जा रही है वो क्या है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या है? कि वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो वो एक्सेलरेट ना होगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मैं इधर, बोलते हैं ना कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, भाई जहाँ दिल चाह रहा है वो जा रहा है। आपने उसको एक पाथ दिखाया हुआ है, पॉजिटिव पाथ, एनोड दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो उस वोल्टेज को आप बोल रहे हो कौन सा? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो यानी करेक्ट जवाब जो होगा यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। और रॉन्गटन ट्यूब का मतलब यहाँ पे उसकी बात कर रहा है जो एक्सरे है। तो ये सिंपल सा सवाल था जो आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी और इसका जवाब बताया। आपने खुद अपने बारे इसको सॉल्व किया। तो ये एक्सरे के कुछ एमसीक्यूज थे जो आप लोगों से शेयर करिए। एक्सरे के एमसीक्यूज देखने के बाद जो अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 18 का हमारे पास लास्ट टॉपिक है। अब आप देखो, यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल सिखाना है। प्रिंसिपल है क्या? देखो, आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है ग्राउंड स्टेट में, और उससे ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है एक्साइटेड स्टेट। यानी नीचे मौजूद है ग्राउंड स्टेट, ऊपर मौजूद है एक्साइटेड स्टेट। अगर ये इलेक्ट्रॉन, आप चाह रहे थे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड से एक्साइटेड चला जाए,
ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ से कहाँ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड से चला जाए कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट जाएगा, लेकिन अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी आपका इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में मौजूद है और ये एनर्जी को अगर करता है एब्जॉर्ब, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ये देखो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ग्राउंड स्टेट से और जंप करके चला गया कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये बात ज़रा सीखने वाली है। बड़ी आसान सी बात है और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी हो। अगर नहीं पता तो जल्दी से देख लीजिए। मुझे तो, मैं यही उम्मीद करूंगा कि तमाम लोगों को बात आती होगी, लेकिन आपको एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा दूं। देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो मौजूद कहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट में। इसको आपने एनर्जी दी, मतलब फोटोन दिया, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्राउंड से कहाँ पर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। इस चीज़ को क्या बोलते हो, इस चीज़ को बोलते हो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड का मतलब है कि आपने इसको फोटोन दिया है तो इसने एब्जॉर्ब किया, ज़बरदस्ती आपने इसको फोटोन एब्जॉर्ब कराया, खुद ब खुद नहीं किया, आपने इसको फोटोन एब्जॉर्ब कराया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्राउंड से कहाँ पे चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन पढ़ेगा जरा क्या लिखी हुई है। अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जंप करे कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन कॉल स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और इसका दूसरा नाम आप रखते हो इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस का मतलब क्या है, इंड्यूस का मतलब होता है ना, आपको मैं बताया इंड्यूस चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाया था, किसी भी चीज़ का आना, इंड्यूस होना, उसको आप इंड्यूस बोलते हो। तो इसके दो नाम लिखे हुए, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। इसी से रिलेटेड जो एक और बात है जो मुझे आपको सिखानी है। अब देखो आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद था कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। आप चाह रहे थे ये एक्साइटेड से वापसी कहाँ पर आ जाए, ग्राउंड स्टेट में। यानी आप चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जंप करे, एक्साइटेड से वापसी कहाँ पर आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में तो गया है, लेकिन हमेशा वहाँ नहीं रहता। जैसे ही इसका टाइम मुकम्मल होता है वो वापसी जंप करता है और जंप करके कहाँ पे आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती है उस एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। यानी ऊपर जाने के लिए जो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, जब वो ऊपर से नीचे वापसी आएगा तो जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उस एनर्जी को क्या कर देगा, इमिट कर देगा। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया या इमिट किया। आप बोलेंगे सर अगर एब्जॉर्ब करता तो आप एब्जॉर्प्शन लिखते, लेकिन ये तो एब्जॉर्ब किया ही नहीं, ये तो उसने इमिट किया है। तो इस चीज़ को तो आप एक नाम जो रखोगे सबसे पहले क्या रखोगे, इमिशन रखोगे। यानी ये एब्जॉर्प्शन नहीं है बल्कि क्या है, इमिशन है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, खुद अगर आप जवाब देना चाहो तो जवाब क्या दोगे, कि ये खुद ब खुद हुआ या आपने इसको ज़बरदस्ती नीचे भेजा है। तो आप बोलेंगे सर ये खुद ऊपर मौजूद था, इसकी मर्ज़ी थी, हमने इसको नहीं बोला नीचे जाओ, इसका दिल चाह रहा था। ये देखो ऊपर फड़क रहा है नीचे जाने के लिए, ब्लिंक हो रहा है, ये ब्लिंक होता नीचे नीचे आया और इससे फोटोन के इमिट कर दिया। अब ये प्रोसेस खुद ब खुद हुआ है तो इसका नाम आप रखते हो स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद। तो दूसरा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो क्या बताया, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब आप सोचोगे सर ये स्पॉन्टेनियस इमिशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ा दीजिए। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन की डेफिनेशन, अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, यानी एक्साइटेड से जंप करके कहाँ पर आ जाए, ग्राउंड स्टेट में, विदाउट एक्सटर्नल प्रोवोकेशन, मतलब आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल नहीं किया। इस प्रोसेस को आप बोलते हो स्पॉन्टेनियस इमिशन या फिर इनकोहेरेंट रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनकोहेरेंट रेडिएशन, इसके नाम लिखे हुए हैं। ये आपको मैंने दो प्रोसेस पढ़ाए। दूसरा प्रोसेस देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। अब तीसरा प्रोसेस क्या है मेरे पास, तो ये रहा मेरे पास तीसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस देखिएगा ज़रा। अब देखो आपका इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद है एक्साइटेड स्टेट में, सही है। आप चाह रहे थे ये एक्साइटेड से कहाँ चला जाए, ग्राउंड स्टेट में। अब जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना आपको, ज़रा एग्जाम्पल से रिलेट कीजिएगा कि आप इस दुनिया में आए हुए थे, आप इस दुनिया में मौजूद, चलो दुनिया उर्दू में लिख देना अच्छा लगेगा आप लोगों को, सही है। आप इस दुनिया में मौजूद थे, जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होगा आप यहाँ से चले जाएंगे, सही है। आपका टाइम लिखा हुआ है, जो भी टाइम आपका लिखा हुआ होगा आप यहाँ से चले जाएंगे, हो गई बात। अब आपका टाइम था भाई, आपका भी टाइम बाकी था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती अपने आप को यहाँ से बांधा और रस्सी से लटका लिया, सही। ज़बरदस्ती आपने अपने आप को लटका दिया। आप एनईटी का टेस्ट देने गए थे, एनईटी का टेस्ट देने गए, वहाँ से आप जो है ना आपके 100 में से 100 नंबर आ गए। आप खुशी में बर्दाश्त नहीं कर सके, आपने बोला छोड़ो इस दुनिया को, मैं इतना जीनियस आदमी हूँ, मैं दुनिया में नहीं रह सकता। आपने ज़बरदस्ती अपने आपको लटकाया और इस दुनिया से चले गए, सही है। आपका टाइम नहीं हुआ था, आपने ज़बरदस्ती अपने साथ कर ली।
अब सेम यही इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसके पास टाइम था 0.003 सेकेंड, वो चाह रहा था मैं रुक जाऊँ, एक्साइटेड स्टेट में रह जाऊँ, लेकिन होता है ना, बस एक चीज़ होती है, मैं बोलना नहीं चाह रहा कि एक्साइटेड स्टेट में रहना चाह रहा था, लेकिन वो आपने उसको एक्साइटेड स्टेट में रहने नहीं दिया, आपने ज़बरदस्ती उसको फोटोन दिया, ये लो फोटोन, जाओ ऐश करो। अब उसने जब फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद वो मज़ीद एक्साइटेड में नहीं गया, बल्कि वापसी कहाँ पर आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। हुआ क्या, ज़रा देखना दोबारा, वो जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन मुझे पास मौजूद था कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में, सही है। अभी उसका टाइम पीरियड बाकी था, लेकिन आपने टाइम पीरियड होने ही नहीं दिया, आपने उसको फोटोन ज़बरदस्ती क्या करा दिया, एब्जॉर्ब करा दिया। अब जब इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो मज़ीद एक्साइटेड से जाने के बजाय वो कहाँ पर आ गया, वापसी वो आ गया ग्राउंड स्टेट में, जम करके आया ग्राउंड स्टेट में। अब आप देखो, आपको यहाँ पे फोटोन कितने नज़र आ रहे हैं, आप बोलेंगे सर हमें यहाँ पे फोटोन नज़र आ रहे हैं 2। अब सवाल ये, सर 2 फोटोन क्यों नज़र आ रहे हैं, तो भाई 2 फोटोन वाली बात भी सुन लो ज़रा। भाई एक फोटोन तो वो है जो उसने अभी अभी रिसेंटली एब्जॉर्ब किया है, भाई एक फोटोन तो यही है ना, अभी जब वो एक्साइटेड में मौजूद था, तो एक फोटोन तो वो ही है जो इसने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। और एक वो फोटोन है जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है, तो फोटोन वो ऑलरेडी इमिट करता है, क्योंकि जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड किया था तो उस वक्त भी तो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया था। इसका मतलब अगर आप एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब कराओगे, तो जब वो वापसी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो एक फोटोन इमिट नहीं करेगा, बल्कि कितने फोटोन इमिट करेगा, 2 फोटोन इमिट करेगा। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन है या इमिशन, तो आप बोलेंगे सर ये इमिशन है। अच्छा, आपने वो खुद ब खुद आया या आपने ज़बरदस्ती करी, आप बोलेंगे सर उसका तो दिल चाह रहा था एक्साइटेड स्टेट में रहने का, लेकिन हमने ज़बरदस्ती करी, तो इस वजह से इसको आप बोलते हो क्या, स्टिम्युलेटेड इमिशन। यानी तीसरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, तीसरा प्रोसेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्या, स्टिम्युलेटेड इमिशन। अच्छा जी, स्टिम्युलेटेड इमिशन, अब इसकी डेफिनेशन ज़रा देखते हैं, स्टिम्युलेटेड इमिशन में होता क्या है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन आपके पास, अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन इज कॉल्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन। यानी अगर आप उसको फोटोन एब्जॉर्ब करा के वापसी ग्राउंड स्टेट में भेजो, तो वो कहलाएगा स्टिम्युलेटेड इमिशन। और स्टिम्युलेटेड इमिशन में आपको 2 आइडेंटिकल फोटोन मिलते हैं। आइडेंटिकल फोटोन मतलब एक जैसे फोटोन इमिट करता है। तो ये 3 तरह के प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा है। पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया कौन सा, तो आप बोलेंगे सर पहला प्रोसेस था हमारे पास एब्जॉर्प्शन वाला, यानी स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। दूसरा प्रोसेस था हमारे पास स्टिम्युलेटेड इमिशन, और तीसरा प्रोसेस था दूसरा था हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन, और तीसरा हमारे पास कौन सा, स्टिम्युलेटेड इमिशन। लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है मुझे पहले बता दीजिए। लास्ट वाले में अगर सवाल आप डायरेक्ट पूछ देंगे तो फिर मुझे समझाना आसान होगा। आइडेंटिकल फोटोन में क्या सेम होता है, उसकी एनर्जी सेम होगी। एब्जॉर्प्शन वाला एक दफ़ा बताया मेरा, एब्जॉर्प्शन वाला। अच्छा, लास्ट वाला सर एक दफ़ा बता दीजिए, जिन्होंने मैसेज किया है मुझे बता दीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो इस बात को समझने में, एक्साइटेड से ग्राउंड वाली। तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करूँगा, इस बात को दोबारा से देख लीजिए। बात को रिपीट करता हूँ मैं अपनी। ये देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन था ये मौजूद कहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद था एक्साइटेड स्टेट में, सही है। अब देखो, अगर ये खुद ब खुद जम कर कर वापसी आ जाता कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में, तो ये एक फोटोन इमिट करता, सही है। अगर वो एक्साइटेड से जम करके कहाँ पे आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में, तो कितना फोटोन इमिट करता, एक फोटोन इमिट करता जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था। लेकिन अब आपने इसको ज़बरदस्ती क्योंकि एक फोटोन और एब्जॉर्ब कराया है,
तो अब जब ये नीचे आएगा तो एक फोटोन तो एब्जॉर्ब करना ही था, लेकिन जो फोटोन अभी रिसेंटली एब्जॉर्ब किया था ये वो दोबारा इमिट करेगा। यानी इस वाले केस में वो कितने फोटोन इमिट करेगा? 2 फोटोन इमिट करेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। अगर ये फोटोन खुद ब खुद जम करके नीचे आ जाए तो कितने फोटोन इमिट करेगा? आप बोलेंगे सर अगर वो खुद ब खुद जम करेगा तो 1 फोटोन इमिट करेगा, लेकिन आपने क्योंकि इसको एक और फोटोन एब्जॉर्ब कराया था नीचे जाने के लिए, वो जाना नहीं चाह रहा था, आपने ज़बरदस्ती करके उसको एब्जॉर्ब कराया और नीचे भेजा, तो अब वो जब वो फोटोन इमिट करेगा तो वो एक और फोटोन इमिट करेगा। दूसरा जो फोटोन है ये वो फोटोन है जो इसने रिसेंटली क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। यानी इस वाले केस में जो आपको फोटोन मिलेंगे वो कितने फोटोन मिलेंगे? आइडेंटिकल 2 फोटोन, यानी 2 फोटोन वो इमिट करेगा। एक और स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, क्या नाम था, मैं नाम देख लूँ ज़रा दोबारा। मैसेज आया हुआ था, खदीजा आपका मैसेज आया हुआ था, आपको क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम मुझे बता दीजिए। और एक और स्टूडेंट का मैसेज था, आयशा रफ़ी, एब्जॉर्प्शन वाले एक दफ़ा बता दें, एब्जॉर्प्शन वाले में क्या बताना है? ओके, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस डेफिनेशन को बता दूं, आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, अगर आप इसको एनर्जी दें और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करके जम करके अगर वो चले जाएगा कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में। ये देखिए जम करके चला गया कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में। तो इस चीज़ को आप बोलते हो क्या? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब उसने एब्जॉर्ब करा, स्टिमुलेट आपने ज़बरदस्ती इसको एब्जॉर्ब कराया, तो इस चीज़ का नाम रखा था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये सिर्फ मैंने बात बताई स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में। सवाल मुझसे पूछा था। ओके, तो डेफिनेशन आप लोगों से शेयर करी, डेफिनेशन मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन थी दोबारा से बता दी। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से इस टॉपिक से। ओके, इन 3 प्रोसेस को देखने के बाद अब जो आपके पास डेफिनेशन है, यहाँ पे कुछ जो डेफिनेशन मुझे बतानी है, आप तक के देखो डायग्राम से मैं कुछ डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन को ज़रा देखिएगा। आपके जो इलेक्ट्रॉन थे ये मौजूद थे ग्राउंड स्टेट में, सही, इनके एनर्जी लेवल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपने इनको ग्राउंड स्टेट से भेज दिया कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो आपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी। आपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कुछ ना कुछ क्या प्रोवाइड करी? एनर्जी प्रोवाइड करी। अब ये जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जिस सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हो, उस सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो ऑप्टिकल पंपिंग। इसका नाम आपके सामने डेफिनेशन नज़र आ रहा है क्या? ऑप्टिकल पंपिंग। अब ऑप्टिकल पंपिंग है क्या? ऑप्टिकल पंपिंग आपको बोला गया सर, ऑप्टिकल पंपिंग मैंने बताया अगर आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना है कहाँ से कहाँ? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। डेफिनेशन लिखी हुई आपके सामने। ओके, सच प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस विच प्रोड्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन बाय एन एक्सटर्नल लाइट सोर्स ऑफ हाई इंटेंसिटी कॉल ऑप्टिकल पंपिंग। आप बोलेंगे चलिए सर ऑप्टिकल पंपिंग तो समझ में आ गया था, अब ये नया वर्ड क्या आ गया? पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? तो पॉपुलेशन इन्वर्जन भी आपको बता दें। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑप्टिकल पंपिंग, यानी इलेक्ट्रॉन को आप ग्राउंड स्टेट से अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हो तो उसको आपने कुछ ना कुछ एनर्जी दी, जो सोर्स आप एक्सटर्नल लाइट का यूज़ कर रहे हो, जिसकी मदद से आप भेज रहे हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो क्या? ऑप्टिकल पंपिंग। अब सेकेंड जो चीज़ है वो है आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब देखो आपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एक्साइटेड भेज तो दिया, लेकिन वो हमेशा वहाँ नहीं रहते, बल्कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से अब उसको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कौन?
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आप देखो आपके जो इलेक्ट्रॉन थे ये मूव करके कहाँ पर आ गए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। आपके इलेक्ट्रॉन भाई सेकंड पे आपने इसको भेजा, सेकंड पे टाइम खत्म हुआ, सेकंड से टाइम खत्म हुआ तो वो कहाँ पर आ गए, फर्स्ट पर आ गए। अब देखो ये जो फर्स्ट पे आए, जो बीच में आपको स्टेट नज़र आ रहा था उस स्टेट का ज़रा नाम पढ़ना, क्या लिखा हुआ है उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मेटा स्टेबल स्टेट। अच्छा जी, अब मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट देखते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट पढ़िएगा ज़रा। ओके, मेटा स्टेबल स्टेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिएगा। देखो नीचे वाला स्टेट तो आपको पता है सर, ये स्टेट है हमारे पास कौन सा, ग्राउंड स्टेट। ये पहला वाला स्टेट है E1 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दूसरा वाला है E2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जैसे इस दुनिया में लोग आते हैं ना, इस दुनिया में लोग आए, हर बंदे की उम्र अलग अलग होती है। किसी की उम्र आपके 20 साल है, कोई एनईडी में एडमिशन लेगा, एनईडी में एडमिशन लेते ही लुढ़क जाएगा 21 साल की उम्र में। कोई एनईडी में एडमिशन लेगा, पूरा पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, जॉब वॉब करेगा, होगा 60 साल में मरेगा। हर बंदे की अलग अलग उम्र है, मतलब डिफरेंट है। ऐसी एक्साइटेड स्टेट में भी होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि भाई एक्साइटेड स्टेट में किसी की लाइफ टाइम ज़्यादा है, किसी की लाइफ टाइम कम है। जैसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की यहाँ लाइफ टाइम है 10⁻⁻8, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो लाइफ टाइम है वो 10⁻3। 10⁻8 का मतलब है यहाँ पे 7 जीरो लगा दिए, 7 जीरो ऐसे, और उस वाले का 0.0003। अब देखो ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट का जो है 0.00, अच्छा 7 है और ये 1 है, ओके 1 आ जाएगा, 1 और ये 1। तो देखो एक्साइटेड स्टेट में अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का टाइम जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे एक्साइटेड स्टेट जिनका लाइफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी लाइफ टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो, इस तरह के एक्साइटेड स्टेट को आप बोलते हो मेटा स्टेबल स्टेट। देखो स्टेबल नहीं है, मेटा का मतलब कि इंटरमीडिएट है, यानी ना ही अनस्टेबल ना ही स्टेबल, इन दोनों के बीच का। बीच के का मतलब यहाँ पे कि दोनों के इंटरमीडिएट, कुछ और मेरा बोलने का मतलब नहीं। कि मेटा स्टेबल स्टेट कि जिसका लाइफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, आप जरा पढ़िएगा, इन मैनी एटम्स वन और मोर एक्साइटेड एनर्जी हुज लाइफ टाइम में भी 10⁻³ मोर इंस्टेड ऑफ द यूजुअल, यानी उनसे ज़्यादा है जो आमतौर पे होते हैं, यानी रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड स्टेट आर कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। अब वो क्रोमियम का मेटा स्टेबल स्टेट की वैल्यू बता रहा है कि क्रोमियम का जो मेटा स्टेबल स्टेट की वैल्यू है वो है 0.003 सेकेंड्स। मेटा स्टेबल स्टेट के बाद जो तीसरी चीज़ रह गई थी पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो मैंने आपको बोलता मैं बताता हूँ ज़रा। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन पढ़िएगा ताकि ये बात भी आपको जल्दी से समझा दूँ। अब देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो अनस्टेबल से कहाँ पे आया, स्टेबल में। भाई ऊपर वाला अनस्टेबल था ना, ऊपर वाले में वो बहुत कम टाइम के लिए रह रहा था अनस्टेबल, उसने आपने इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल से कहाँ पे भेज दिया, मेटा स्टेबल यानी स्टेबल में भेज दिया। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप अपने इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल से कलेक्ट करो कहाँ पे, स्टेबल में, तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तीन चीज़ें मैंने आपको सिखाई, एक मैंने आपको बताया ऑप्टिकल पंपिंग, एक मैंने आपको बताया मेटा स्टेबल स्टेट, और एक मैंने आपको बताया पॉपुलेशन इन्वर्जन। जल्दी से तीनों को रिवाइज कर लो। ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, आप अगर अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से भेजोगे कहाँ पे, एक्साइटेड में, आप अपने इलेक्ट्रॉन को अगर भेजोगे ग्राउंड से कहाँ पे, एक्साइटेड में, तो जिस सोर्स से भेजोगे वो सोर्स से भेजने का तरीका कहलाएगा ऑप्टिकल पंपिंग। अब आपके इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड में चले गए, सेकंड से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है उसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो ऐसे एक्साइटेड स्टेट जिनका लाइफ टाइम ज़्यादा हो उनको आप बोलते हो मेटा स्टेबल स्टेट, और अनस्टेबल से स्टेबल में आने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप बोलते हो पॉपुलेशन इन्वर्जन। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो टेस्ट में आपसे पूछी जाएंगी, और मेरे ख्याल में अगर ये डेफिनेशन आती भी है तो आप अगर थोड़ा सा पढ़ के भी जाओगे ना, याद ना करो, आपको सिर्फ इनकी बेसिक टर्म पता होनी चाहिए। अगर बेसिक टर्म्स पता होंगी तो आप इनके एमसीक्यूज़ पे जस्ट एमसीक्यू देखते ही उसका तुक्का लगा लोगे। अच्छा जी, चलिए सब बात को आगे बढ़ाते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेज़र लाइट के बारे में कुछ बातें हैं कि लेज़र लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेज़र लाइट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सेम कलर लाइट होती है। सेकेंड लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब फ्रॉम द सेम सोर्स। थर्ड लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल वेव्स इन अ नैरो बीम एंड इज हाईली डायरेक्शनल। आपने अक्सर देखा ना, लेज़र लाइट होती है बिल्कुल एक डायरेक्शन में मूव करती है। अगर आप बल्ब ऑन करते हो यानी कोई टॉर्च इस्तेमाल करते हो, तो टॉर्च में क्या होता है, आपके पास सपोज करो टॉर्च है, टॉर्च बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं आ रही। ओके अगर आप कोई टॉर्च यूज़ करते हो तो टॉर्च की लाइट कैसी होती है कि टॉर्च की लाइट इस तरीके से एक्सपेंड करती है, टॉर्च की लाइट फैलती है। लेकिन अगर आप लेज़र लाइट यूज़ करते हो तो लेज़र लाइट में क्या होता है कि लेज़र लाइट की जो डायरेक्शन है ना बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, यानी हाईली डायरेक्शनल। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ में ये भी शामिल है आपकी। मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेज़र की फुल फॉर्म है। अगर आप लेज़र की फुल फॉर्म देखते हो
लेज़र की फुल फॉर्म भी मैं भी आपको बताता हूँ। लेज़र लाइट आती तो डिफरेंट कलर में, लेकिन एक कलर में होगी। अगर रेड है तो वो रेड रहेगी, ब्लू है तो ब्लू रहेगी, ग्रीन है तो ग्रीन रहेगी, यानी स्पेसिफिक कलर में रहेगी, मोनोक्रोमेटिक। ये नहीं कि उसका सिर्फ एक कलर है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आप लेज़र लाइट के साथ जो चीज़ देख रहे हो वो है इनकैंडेशन लाइट। इनकैंडेशन लाइट के बारे में लिखा हुआ है कि भाई सिंपल ये नॉर्मल बल्ब से जो लाइट होती है वो इनकैंडेशन लाइट करा रही है, जिसमें सेवरल वेवलेंथ्स होती हैं। इट इज़ नॉट कोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं होती, इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड स्प्रेड आउट। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो कुछ लाइट्स के बारे में आपको बताया गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई खास समझाने वाली बात है नहीं। ये छोटी छोटी सी जो बातें हमारी बुक में लिखी हुई हैं, सारे की पॉइंट्स के तौर पर मैंने जमा की हुई हैं ताकि आपको बता दी जाए और आप लोग इनको पढ़ सकें आसानी से। लेज़र लाइट, इनकैंडेशन लाइट दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई खास इसमें बात है नहीं अब। अच्छा जी, यूजेस ऑफ लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहला लेज़र लाइट का यूज़ है कि सर ये कहीं अगर हम किसी बैंक्वेट के अंदर जाते हैं तो सर शादी हॉल में ये इस्तेमाल हो रही होती हैं। आपके जहन में सबसे पहला यूज़ यही आएगा कि किसी शादी में जाते हैं तो सर वो एंट्रेंस होता है तो उसमें इस्तेमाल होती है। तो सही है, आपकी आपकी नज़र में आपका यूज़ भी सही है। तो इसके कुछ यूजेस भी मैंने लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है, तो उसके बारे में दिखा देते हैं भाई। लेज़र लाइट का यूज़ लिखा हुआ है कि यूज़ होती है भाई कि laser light is monochromatic, consists of one wavelength while the ordinary light has a number of wavelength। मैंने शायद यूजेस गलत हेडिंग लगा दी, यूजेस ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ओके, हेडिंग को चेंज कर देता हूँ मैं। यूजेस नहीं है बल्कि ये प्रॉपर्टी है, यूजेस शायद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। ये यूजेस नहीं है बल्कि ये प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग को देखनी है। ये मैंने स्लाइड में करेक्शन कर दी, जब आपको स्लाइड मिलेगी तो आपको करेक्शन मिल जाएगी कि ये क्या क्या इसके बारे में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन सारी, इसको पढ़ लीजिएगा। लेज़र की फुल फॉर्म भी आपको बताते हैं। लेज़र के यूजेस कहाँ गए, लेज़र के यूजेस देखें भाई। लेज़र की यूजेस वाली स्लाइड शायद मुझसे मिस हो गई, चलो मैं इसको ऐड कर दूँगा। मेरे पास शायद मिस हो गई है, मैं इसको ऐड कर दूँगा। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए। बहरहाल जो यूजेस होते हैं लेज़र के, चलो मैं बता भी देता हूँ। लेज़र आपकी कटिंग में यूज़ होती है। कटिंग का मतलब है कि अक्सर मेटल वगैरह को कट करने के लिए आप अगर नेट पे वीडियोस वगैरह देखेंगे ना, कटिंग थ्रू लेज़र, तो मेटल के ऊपर वो लेज़र लाइट स्ट्राइक करते हैं। तो जहाँ जहाँ वो लेज़र लाइट स्ट्राइक करते हैं, हर अपने मर्ज़ी के पैटर्न से वो मेटल को काट सकते हैं। तो कटिंग के लिए यूज़ होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे आपको होता है ना, अक्सर ऑपरेशन कराते हैं, लेज़र से ऑपरेशन कराए, आँख का ऑपरेशन ऐड लगा हुआ होता है, मोतिया का ऑपरेशन कराएँ बजरिया लेज़र, तो वो ऐड लगे वो तो यानी मेडिकल में यूज़ होती है। कटिंग वगैरह में यूज़ होती है। आपने अक्सर देखा है कि वेपन्स होते हैं, गन्स के अंदर यूज़ होती है। तो ये सारे उसके यूजेस लिखे हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने जो लेज़र पढ़ी है, एक लेज़र का नाम भी पढ़ा होगा। इस लेज़र का नाम है आपके पास रूबी लेज़र। तो रूबी जो है यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम है, और साइंटिस्ट भाई ये कोई लड़की नहीं थी, ये बल्कि लड़का था, मेल साइंटिस्ट है। अब इनका नाम रूबी था, मैं पूछ नहीं सकता कि भाई आपका नाम रूबी क्यों था, आपका नाम तो रूबा होना चाहिए था। तो बहरहाल इसका नाम है रूबी लेज़र। तो रूबी इसको बोलते क्यों है, ये बात ज़रा देखिएगा कि भाई इसको रूबी बोला क्यों गया। रूबी क्या भाई साइंटिस्ट का ही नेम है? अगर मैं ये बात करता हूँ इसको रूबी बोला क्यों गया, रूबी का मतलब क्या है, तो ये बात ज़रा देखिएगा। इस बात को मैं बताऊँ कि भाई ये, हाँ भाई ये अब होता है ना कि भाई टीचर ने जो बात बोल दी बस आपने सुन ली। मैंने बोल दिया भाई रूबी साइंटिस्ट का नेम है, आप बोलेंगे सर वाह आपने हमारी नॉलेज में इजाफा कर दिया। मैं बोलूँगा बेटा साइंटिस्ट का नेम है और साइंटिस्ट एक लड़का था, आप बोलेंगे सर वाह सर आपको कैसे पता चला सर साइंटिस्ट लड़का भी था। तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐसे ही नहीं सुना करो, थोड़ा सा उस पर तहकीक कर लिया करो। रूबी जो है ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बल्कि रूबी जो है यहाँ रेड कलर को शो कर रहा है। मैंने बोल दिया रूबी साइंटिस्ट है तो आपने मान लिया हाँ सर वेरी गुड रूबी। तो रूबी यहाँ पे रेड कलर को शो करता है। अब ये रूबी लेज़र के अंदर कुछ प्रोसेस वगैरह पड़ा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको लेज़र की फुल फॉर्म बताऊँ। लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म देख लीजिए ज़रा। लेज़र की फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इस लेज़र की फुल फॉर्म आपके सामने मैंने लिख दी कि भाई इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा, लेज़र का प्रोसेस मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आपको, लेकिन मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो फिर पूरा लेक्चर उसी में लग जाएगा। तो मैं आपको इसका वो तो नहीं बताता कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस अगर आपको देखना हो तो मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें सारे प्रोसेस लिखा हुआ है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो
इसके प्रोसेसेस बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस मेन होते हैं, ताकि वो आपको आइडिया हो जाए उसका। पहला जो इसमें प्रोसेस होता है वो ऑप्टिकल पंपिंग का होता है। सेकंड प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन का। थर्ड प्रोसेस होता है इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन का। फोर्थ प्रोसेस होता है इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन का। बाकी इसके हमने इसमें मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि देर आर द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन द रूबी लेज़र। तो उसके नंबर बता रहा है कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो होते हैं रूबी लेज़र में वो 3 होते हैं, जैसे अभी मैंने डायग्राम में बताया था आपको। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो वही बात है कि 3 एनर्जी लेवल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। ओके, ये 4 प्रोसेस याद रखिएगा। रूबी लेज़र में 4 प्रोसेस होते हैं। ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई खास एमसीक्यू आता नहीं है और कोई खास आ भी नहीं सकता। ये फुल फॉर्म मैं इरेज करके मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि एक जगह पे वो मौजूद रहेगी। यहाँ पे वो फिर डिस्ट्रक्शन हो रही है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा जी, इसके कुछ एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। जल्दी से उन एमसीक्यूज़ की तरफ भी बढ़ेंगे। सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ हैं, 2 एक्सपोनेंट जल्दी से वो डील कर लेते हैं। ओके जी, एमसीक्यू आपके सामने, क्या जवाब इसका हो सकता है आप तमाम लोग सोच लीजिए। ओके जी, सिंपल सा बड़ा सवाल था। लेज़र्स आर क्लासिफाइड एज। सवाल बड़ा सिंपल सा था। सवाल आप देखते हैं, अब इसका जवाब देते हो। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी, एमसीक्यू ऐड करने का मकसद ये था कि मैंने स्लाइड में की पॉइंट बताया नहीं था और आप लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। तो लेज़र आर क्लासिफाइड एज, अगर आप इसका जवाब लगाओगे तो इसका जवाब है मेरे पास ऑल ऑफ दीज। यानी लेज़र हर तरह की होती है। सॉलिड लेज़र भी होती है, लिक्विड की फॉर्म में भी होती है, गैसेस के फॉर्म में भी। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट जवाब होगा। लास्ट एमसीक्यू, आर लेज़र प्रोवाइड्स डैश। तो जल्दी से इसके बारे में देखिएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सारे जवाब इसके लगा सकते हो। सवाल बड़ा सिंपल था, लेज़र प्रोवाइड्स डैश। तो भाई सारी चीज़ें आपको बता चुके कि लेज़र प्रोवाइड, फर्स्ट ऑप्शन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ फोटोन, सेकंड लिखा हुआ है कोहेरेंट बीम ऑफ फोटोन, तीसरा लिखा हुआ है इंटेंस बीम ऑफ फोटोन। क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास क्या, ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सा सवाल था। मेरे ख्याल में तमाम लोग को अभी क्लियर होगा। यहाँ पहुँच के आपका चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। तमाम लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।